फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि 3 रूल्स के यूज होते हैं कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। पहली है ओबाउज प्रिंसिपल, सेकंड है हंस रूल और थर्ड है पॉलीज रूल। हम लोगों ने ओबाउज प्रिंसिपल को पढ़ना शुरू किया था कि ओबाउज प्रिंसिपल बहुत सिंपली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगी जहां की एनर्जी कम, लेकिन एनर्जी को डील करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग अलग थियरी। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी डील होती है किससे? बोर्स थियरी से, जहां पर सीधा बोला जाता है एनर्जी को फॉर्मुलेट किया जाता है एन के टर्म्स में, और वहां अजीमुथल क्वांटम नंबर का कोई यूज नहीं होता। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां पर कहां कहां डिजेनरेशन मतलब डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स आएगी ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर मेनी में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सिंपली अपन n+l क्लेचकोव-स्काइज रूल लगाते हैं। यदि n+l की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ेगी, और कभी कभी अगर n+l की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस केस में जिसकी n ज्यादा होगी। लेकिन हमने ड्रॉबैक्स ऑफ ओबाउज प्रिंसिपल पढ़ा था कि ये प्रिंसिपल जितना इजी लग रहा है ऑर्बिटल जैसे इनविजिबल चीज, ऑर्बिटल जैसे स्पेस, जिसको एग्जैक्टली समझना बहुत डिफिकल्ट रहा। लोगों ने कईयों साल तक 100 साल से ज्यादा ऑर्बिटल को समझने में समय लगाया या ऑर्बिटल को जाना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैथमेटिक्स के एक n और l दो टर्म से हम लोग सम करके एनर्जी कंपेयर कर लेते हैं, ये इतना आसान होना नहीं चाहिए। तो फिर हमने आपको दिखाया कि इस रूल में यह भी प्रोविजन नहीं है समझने का कि न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंडेंसी कैसी है एनर्जी की, जबकि एक्चुअली एनर्जी की डिपेंडेंसी होनी चाहिए किस पर? न्यूक्लियर चार्ज पर। कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एक ही टाइप के ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स एक तरीके से ज्यादा लग रहा है, इंटरेक्शन ज्यादा लगेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन जितना ज्यादा उतनी एनर्जी लो डाउन होगी। तो हम लोगों ने एक ग्राफ करा उस ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, कोई भी ऑर्बिटल हो, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग एटम में क्या होती चली जाएगी? कम, यदि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा। तो हमने बोला फिर अगला पॉइंट, लेकिन एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है, एक ही ऑर्बिटल अलग अलग एटम में बात हुई है यहां। फिर हमने बोला एस और पी के जो घटने की रेट है वो कम है, लेकिन डी और एफ के जो ऑर्बिटल एनर्जी कम होने की रेट है वो बहुत ज्यादा। उसकी वजह है डी का पुअरली शील्ड होना, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा स्प्रेडेड होना, कंडेंस्ड ज्यादा ना हो पाना, डिफ्यूज होना, और एफ का भी सेम केस। तो हमने बोला इसीलिए ओबाउज प्रिंसिपल जो ये कहता है कि 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा? 3d की। वो एक किसी खास एटॉमिक नंबर के लिए जाके, ऐसा भी हो सकता है कि 3d की एनर्जी ज्यादा घटने के कारण क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि 3d की एनर्जी जिसकी कम है वो धीरे धीरे क्या हो जाए? ज्यादा। तो हमने कंक्लूड किया कि इसीलिए हैवी एटम्स में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं वहां पर ओबाउज प्रिंसिपल को सही से लगाना मुश्किल, बहुत मुश्किल। और इनफैक्ट हमने बोला ये 4s 3d है, ऐसे बाकी ऑर्बिटल्स को भी ड्रॉ करेंगे तो ये एनर्जी के ऑर्डर जो सीक्वेंस में जा रहे थे उसका फिर क्या हो सकता है? वो बहुत ज्यादा ऑल्टर्ड हो सकता है, चेंज हो सकती है हैवी एलिमेंट में। तो सर हैवी एलिमेंट में क्या किया जाए? तो हमने बोला इसलिए हैवी एलिमेंट में ओबाउज प्रिंसिपल को लिखने की जगह कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 1s 2s ओबाउज प्रिंसिपल से लिखते हैं वो लिखने की जगह कंडेंस्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बोला इसीलिए कि हमें कंडेंस्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिखाया जाता है। तो आपने पूछा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या है? तो हमने बताया कि बेटा आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन ये सब यूज करके, नहीं रेडॉन, हीलियम, नियॉन ये यूज करके, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक बड़ा सा एक्सपेंडेड पार्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा है और कम है वो ये लिखने पर वो हाइड हो जाएगा। और आगे जो अब बचेगा हमने क्या बोला कैसे लिखने के लिए? 3d हमने बोला कि ऐसे नहीं लिखने के लिए 4s 3d 4p 5s। हमने बोला कि ऐसे नहीं लिखने के लिए क्या लिखना है? बाहर वाला सेल के हिसाब से लिख लीजिए, जैसे 4d 5s 5p, इस तरीके से ऑर्बिट रिप्रेजेंटेशन कर ली।
क्योंकि हमने बोला हायर ऑर्बिट, हायर एटॉमिक नंबर में जैसे जैसे जाएंगे तो एक चांस ये भी बनने लगता है कि एनर्जी का ऑर्डर मोर और लेस सेल वाइज होने लगे। कैसा होने लगे? सेल वाइज होने लगे, मोर और लेस। वो ज्यादा करेक्ट हो जाएगा जब एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें हमें दिमाग नहीं लगानी और हम परख भी नहीं सकते कि कहां पर क्या ऑर्डर लिखना है। तो बचने के लिए ओबाउज प्रिंसिपल में जो भी खामियां हैं, इससे बचने के लिए हमने क्लियरली कॉन्वे किया आपको, इनर्ट गैस का भैया यूज करो और जो आगे बचेगा क्या आएगा उसको ऑर्बिट वाइज डील कर लो। अगर 3D बची हुई है तो पहले 3D लिखो, फिर 4s4 पे लिखो। 4D बची हुई है तो पहले 4D लिखो, फिर 5s5 पे लिखो। अगर F S D सब बचा हुआ है तो पहले 4F लिखो, फिर 5D लिखो, फिर 6s6 पे लिखो। वहां एनर्जी के मामले ज्यादा डील नहीं हो रहे। लेकिन एक चीज तो बड़ी अच्छी जरूर डील हुई इन सब के चक्कर में, वो ये पॉइंट था कि सर जो आगे के ऑर्बिट्स हैं वहां एनर्जी गैप धीरे 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 ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स एकदम कम हो जाए। ये तो हाइड्रोजन से भी हम लोगों ने सीखा है। क्या जो हायर ऑर्बिट सब ऑर्बिट है वहां पर एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? काफी कम। ये तो आपने, हमने ये बोला कि एनर्जी गैप amongst the orbitals of higher orbits ना, are 10, एक्सट्रीमली लो। यहां तक कि इस फैक्ट को समझने के लिए हाइड्रोजन एटम वाले मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। उसका मैथमेटिकल पार्ट हमने बोला यूज नहीं करने के लिए, बार बार मैंने बोला वहां से कौन सी मीनिंग निकाल सकते हैं? मेनी इलेक्ट्रॉन, फिजिकल मीनिंग। मैथमेटिकल आप नहीं निकाले लेकिन फिजिकल मीनिंग निकाल ले। क्या? तो सर जो फर्स्ट ऑर्बिट थी और जो सेकेंड ऑर्बिट थी, फिर जो थर्ड ऑर्बिट आ गई, ये एनर्जी गैप क्या हो रहा था? तो क्या यहां से नहीं समझ में आ रहा था कि एनर्जी गैप काफी कम हो जाएगा? ये 13.6 है तो ये 3.4 था, ये 1.5 ना, 5 ना, ये 0.8। तो ये गैप अगर 10.2 का है तो अगली वाली जो गैप है वो 1.9 की है और अगली वाली जो गैप है वो 0.7 की। तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है भाई कितने ऑर्बिट पर हो, 1 2 3 4, जबकि किस ऑर्बिट तक गए हम? मात्र 4 तक। तो ये यहीं से समझ में आ रहा है कि एनर्जी गैप हाइड्रोजन में इतनी कम। तो जरा सोचिए कि अगर मैं इसको बदलूं कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से तो एनर्जी ऐसे ही घट जाता है, याद आया? और ऊपर से अगर मैं हायर ऑर्बिट लूं, हायर ऑर्बिट्स लूं, तब तो और मेरा क्या हो जाएगा? गैप और कम हो जाएगा, भयंकर कम हो जाएगी। क्या आया समझ में? क्योंकि वैल्यू जब छोटे रहेंगे तो गैप तो ऐसे ही छोटा मिलेगा हमें। एनर्जी जब काफी कम रहेगी तो गैप तो वहीं से हमें कम मिलेगा, वैल्यू छोटी छोटी है तो। और ऊपर से आपका अगर ऑर्बिट्स हायर है तब तो ऐसे भी गैप कम। इसीलिए जो आगे है ये किस एटम में? 1 की मेनी इलेक्ट्रॉन, मेनी इलेक्ट्रॉन में ना, यहां पर एनर्जी के गैप बहुत ही मिनिमाइज होते चले जाते। मतलब जो आप लिखते हो 6s 4f 5d लिख रहे हो, ये सबके बीच का गैप क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? डेल्टा ई, काफी कम। इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप क्या होने लगेगी? काफी कम। मतलब सक्सेसिव जो आगे कहानी बनेगी सबकी गैप इस तरीके से, इन दोनों के बीच की गैप क्या होने लगेगी? और ज्यादा कम, क्योंकि सेल नंबर बढ़ गया तो गैप और घट जाएगी। बोलो अगर मैंने यहां लिख दिया 5f और 6d, अब बोलो गैप क्या होगी? काफी कम, क्योंकि सेल नंबर बढ़ने से ऐसे ही क्या होता है? एनर्जी गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के। बोलो इसीलिए
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ियों के आसार क्या है, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप क्लोज होने से छोटे छोटे रीजन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। नहीं, एकदम मामूली छोटे छोटे रीजन, जितने भी नियम बनाए गए अनुशासन के, सारे नियम टूट जाते हैं कब, यदि एनर्जी गैप कम हो। तो जितने भी डिसिप्लिन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के में जो डिसिप्लिन है, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिसिप्लिन है वो टूट जाता है। ये सारा रूल नियम कानून नहीं रहता है। छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं से कहीं शिफ्ट कर लेता है या एडजस्ट करता है ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिले। तो इस चक्कर में जो हम ओबाउज प्रिंसिपल जनरल बनाते हैं वो फॉलो नहीं हो पाता। हमने आपको नियोबियम में करके दिखाया। हमने बोला कि एनर्जी गैप संजोग से लकीली 5s4d का उस पोजीशन के लिए, उस एटॉमिक नंबर वाले रेंज के लिए, ये बहुत अच्छी लाइन सिखाई थी कि ये जो एनर्जी गैप क्लोज होता है वो किस रेंज के लिए हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बोला है कि 4s की एनर्जी 3d से क्या है, कम है, मैंने क्वेश्चन में बोला कि एनर्जी जो है वो 4s से मामूली ज्यादा है एनर्जी 3d की, और जो एनर्जी गैप है किसकी, 4s 3d की, इज ऑलवेज एक्सट्रीमली लो। बोलो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स? क्या होगा आंसर? फॉल्स। ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ऐसा हो। यही सीखा था हम लोगों ने, ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है कि ये सभी पे लागू होती है ये चीज कि 4s और 3d की जो एनर्जी गैप है ये देखो, ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए बहुत क्लोज है। धीरे धीरे अगर आप आगे जाएंगे तो ये गैप क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा, ये गैप बढ़ सकती, और ये सबके लिए लागू। मतलब किसी भी दो ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप हम पढ़ते हैं कि लो है हाई है, ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए लागू होती है। तो अबाउज प्रिंसिपल के फेलियर में ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और हमने इस तरह से एक चीज और आपको बताया था, एटॉमिक नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, इस रेंज में पहली बात एनर्जी 5s और 4d की क्या थी, क्लोज। इसका यह मतलब नहीं कि सारे के लिए क्लोज, इस रेंज में क्लोज थी। तो इस वजह से छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए ये 5s2 4d3 ना होके किसमें रह रहा था, 5s1 4d4। यहां पर कौन सी परेशानी दूर करनी थी इसे, पेयरिंग रिपल्सन। 42 5s2 4d4 ना होकर के ये भी अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया था, 5s1 4d 5, पेयरिंग रिपल्सन और हाफ फील्ड को अटेंड करने के लिए। लेकिन 43 अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास, हाँ, ऑलरेडी इसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी है, और अगर यहां से भी जाएगा तब भी रिपल्सन फेस करना ही करना पड़ेगा। 44 फिर दिखता है कि ये हो जाता, तो 5s2 46 ना होके ये किस में कन्वर्ट कर गया, 5s1 47 में। इस बार रीजन क्या था, एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, आपस में एक्सचेंज। जबकि रिपल्सन दिख रहा है यहां से वहां शिफ्ट किया तब भी कोई फायदा नहीं है। 45 अपने आप को किस में ढाल रहा था, 5s2 47 में ना होकर के किस में था, 5s1 और 48 में। और 46 ना 5s2 48 था, ना ही 5s1 49 था, ये अपने आप को शिफ्ट करता है 5s1 10 में। और अकेला एलिमेंट था जिसका 5s0 10, अकेला एलिमेंट था जिसके पास 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या अपन 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। क्लियर है? इसके बाद 47 में फिर से 5s2 49 ना होके ये भी कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 5s1 और 4d। मतलब हम लोगों ने ये दो बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए। एक कि कब ऐसा होगा कि नया जो आपने सोचा है अबाउज रूल से वो ना होकर के कुछ हो जाए, ये पता हमें पहले से नहीं चलेगा। एक ये बात हमने क्लियर करा। अरे किस एटम में ऐसा होगा, किस में नहीं होगा ये मालूम, वो एटम डिसाइड कर रहा है अपनी एनर्जी कंटेंट, ओवरऑल एनर्जी कंटेंट के बेसिस पर। और सेकंड पॉइंट ये कंक्लूड करा था
कि जो ये ट्रांसफर अगर है तो जो है वो हमने नहीं बनाया है, वो नेचर ने बना के भेजा। हम उसे कुछ नहीं कर सकते, हमें मालूम ही नहीं है कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा, वो नेचर ने बना के एलिमेंट दिया, तो हमें वो एक्सेप्ट करनी। और इन सारे की वजह क्या है? एनर्जी गैप का क्या होना, क्लोज हो। तो रैंडम कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में इस तरीके का जो अबाउट रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो कई जगह पर। तो उन जगहों को मैं लिस्टिंग, पहले हम लोगों को लिस्टिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले लिस्टिंग में मैं बात कर ले रहा हूं, ये वाला एक सेट है पूरा 41 से 47, इतना बड़ा लंबा सेट, गड़बड़ी और कॉन्फ़िगरेशन के जो गुच्छे हैं वो कहीं और हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा। ठीक है। और अब जेई नीट का जो नया अभी जो पैटर्न चल रहा है कई सालों से, जो फॉलो पैटर्न इसी को बोलते हैं कि कुछ चीजें निकल पड़ती हैं तो कई साल तक निकलते रहती, चलते रहते। इंडिया में तो ज्यादा पॉपुलर है ये कॉन्सेप्ट, पॉपुलर है कि कोई एक एग्जाम ने पूछा तो दूसरा भी लग गया, तीसरा भी लगा, चौथा भी लगा। तो अभी के ट्रेंड में दो चीजें खूब ज्यादा आ रही हैं जो आज से 7-8 साल पहले नहीं चल रही थी। कौन? एक सी चीज एटॉमिक नंबर, कुछ भी पूछ दे रहा है, कुछ भी जो रट के जाइए सब कम पड़ जा रहा है, मतलब 110 तक सबके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और सेकंड क्या बोला हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों खूब पैटर्न में, चलन में है अभी। तो नीट वाले हों कि जेई मेन वाले हों, आईआईटी वाले के लिए तो सिलेबस कुछ है ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, जो नजर में आए सब अपना ही सिलेबस। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पर इस तरीके से फोकस बनाना। रूल अलग चीज है बेटा, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आपके रूल जाए तेल लेने के लिए, जो है वो है। रूल से हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसने रूल को फॉलो किया। ठीक है। तो हमें दोनों चीजें समझनी। तो हमने ओबाउज प्रिंसिपल को इस तरह से एक्सप्लेन किया। किसी को इसमें कुछ डाउट है, मन में कोई दुविधा, संकट, कुछ भी है, कॉन्फ्लिक्शन, द्वंद्व चल रहा हो, ये पूछने सोचे थे लास्ट क्लास में, अगली क्लास आके पूछेंगे। क्रोमियम और कॉपर वो सब एक जगह मैं कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। नहीं है किन्हीं को? बढ़ू आगे सेकंड रूल में। ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं आज किस में, अब हंस रूल। नहीं जी, हंस रूल, जिसे आप बोलते हैं रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 3 रूल फॉलो करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बोलो। और एक बात और, ये भी हमने बताया, ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट है कि एक्साइटेड स्टेट है? ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? जिस स्टेट में एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक। चलिए, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है? ये वही वाला रूल है, आप समझने के लिए समझते हो। एक ही सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में, बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाता, और जब एक बार हाफ फिल्ड हो जाती है फिर पेयरिंग होती। रूल तो पता है हमें, एक बार लिख सकते हैं हम लोग, लिखने की इच्छा होगी, पहले भी हमने लिखा था, फिर भी लिख दो। लेकिन यहां पर पढ़ने क्या है? सवाल है ये रूल की जरूरत क्यों पड़ती है? इलेक्ट्रॉन्स जो एक एक करके जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और इसको मैं लगाऊंगा कैसे? क्यों ये रूल बनाना पड़ा? हंट ने इस रूल को 1925 में बनाया, 1925 में बनाया, जिन दिनों ऑर्बिटल आया, बस उसी टाइम पर। क्यों ये रूल बना, बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए। अगर पेयर में जाएगा तो रिपल्सन बनते चला जाए। बहुत सही बात है, इसलिए वो चाहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करे। बहुत बढ़िया। आइए देखिए, इन द amongst the degenerated orbitals of a subcell, एक ही सबसेल के जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन एंटर्स
1 by 1 विथ पैरेलल स्पिन, एक एक करके जाएगी किस स्पिन के साथ, पैरेलल स्पिन। एंड कपलिंग स्टार्ट्स, और पेयरिंग कब शुरू होती है, स्टार्ट्स वंस द कॉन्फ़िगरेशन अचीव्स क्या, हाफ फील्ड स्टेट। एक बार कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड स्टेट को क्या कर जाए, अचीव कर जाए, उसके बाद क्या शुरू होती है, क्या शुरू होती है, कपलिंग, पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या लिखा हमने, अमोंगस्ट द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन बाय वन with parallel spin and coupling starts once the configuration achieves half field state। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, सेम स्पिन से जाएगी, कब तक, जब तक कि एक बार क्या ना कंप्लीट हो जाए, हाफ फील्ड, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट। जैसे सबसे पहले यही बात की जाए, नहीं पहले एक एग्जांपल करता हूं, लाइक मान लिया मैंने एक D4 कॉन्फ़िगरेशन, क्या ले लिया, ले लिया ऐसा, लेट। अब मैं हंस रूल लगाना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू हंस। कौन वाला पहले लगाने आ रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो आप। मैं 3-4 अरेंजमेंट बना दे रहा हूं। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा बना दूंगा। चलो 6 अरेंजमेंट लगाते, आपको पकड़ना है D4 हमने किस में सही लगाया, 1 2 3 4, गिनती समझ में आई, 1 2 3 4, क्लियर है। देखो अगला 1 2 3 4, गिनती आई समझ में, 1 2 3 4, मतलब ऐसे डाला हमने। अगला 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट। समझ में आया, 1 2 3 4, नेक्स्ट। एक दो तीन चार, कौन कौन कॉन्फ़िगरेशन सही है, A B C D E F, बताइए। एक या एक से ज्यादा, क्या कौन कौन से, ये सोच लीजिए। बताइए छोटू, अपना अपना जवाब, ए और ए सी, ए सी, ए डी, ईवी, ए डी, सिर्फ ए और ई, ए बी डी, ए बी, ए सी, ए बी सी। सर ये तो कभी सोचा ही नहीं था, वो तो भरते जाते थे, तो क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा, बोल बेटा। एसी, ज्ञान समाप्त हो गया हो तो मैं दूं, हाँ? चलिए आइए इस पर हम प्रकाश डालते हैं। नहीं,
ये रूल क्या कहता है, रूल को पहले से, ये रूल कहता है जी, आइए, बहुत जल्दी आ गए, अच्छा कोई बात नहीं, तैरते हुए आए हैं कि नहीं, तैर के आए तो कहीं गीला नहीं दिख रहा है, अच्छा पैंट ऊपर कर लिए, देखिए अब पानी तो हर जगह काफी ज्यादा लगा हुआ है, नहीं है, आपके घर की तरफ भी है, अच्छा ओवरफ्लोन है, वो जो आप नाला, वो मुशर्रफपुर हाट वाली ना, वो जो देखते हो, तो वो जो, हाँ आप लोगों को आज इतनी सुविधाएं मिल जाती हैं, बावजूद उसके आप क्लास नहीं करना चाहते, दिमाग में कहीं ना कहीं एक साइड कोने में चलता है क्या, अरे सर वीडियो तो डाल ही देंगे, ठीक है, जो बच्चे हो कुछ लोग, उनको ऑफलाइन की अहमियत समझ में है इसलिए वो आते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा कष्ट नहीं उठाना चाहते उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलता है, अगर मालूम हो जाए कि कोई चांसेज ही नहीं वीडियो मिलने की, दूर दूर तक कोई चांस नहीं, तब तो तैर के भी आ जाओगे ना। आप जिस जगह पे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, इस जगह पर, इसलिए मैं बोलता हूं इंसान को जितनी सुविधाएं मिलती जाती है ना, इंसान ये भूलते चले जाता है कि किसने कितनी समस्याएं झेली होंगी, और समस्याएं झेल के लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए स्ट्रगल, वो जो नहीं फील कर पाता ना कि कितनी समस्याएं झेल के लोगों ने पढ़ा होगा, तो स्ट्रगल करने का जो इंटेंट है ना, वो आता ही नहीं है अंदर से। हम लोग रील के जमाने में पैदा हुए, पसंद नहीं आया ये डिसाइड हम लोग 30 सेकंड के अंदर कर लेते, उससे ज्यादा रील देखते भी नहीं, 30 सेकंड के अंदर पता होता अपने को ये रील देखनी कि नहीं देखनी, समझने वाले ने भी समझ लिया है कि 30 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लो, इसलिए वो 30 सेकंड के अंदर लिख देता अंत तक पूरा देखना। जिस जगह पे आप पढ़ रहे हो भाई, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था यहाँ से ऑफलाइन में, बातें हैं 2000 एग्जैक्ट इस जगह की, कोटा से छोड़ा था उस टाइम 2005 से पहले एक राउंड और एक राउंड 7 के बाद, तो पहले 5 से पहले वाली बात मैं बताता हूँ, 4-5 वाली बात। तो हम लोगों मेरे मेरे मेरा जो सेंटर था छोटा सा, वो था, वो जो नाला आपका दिख रहा है ना, उसके उधर एक गली है, वहाँ रामपुर लेन कहलाती, उस गली में मेरी एक सेंटर थी, छोटी सी झोपड़ी में, रामपुर लेन है ना, जो हाट के सामने में निकलती, तो उसमें एकदम लास्ट पे पॉइंट पे था, लेफ्ट साइड। और मैं रहता कहाँ था, ये आप पंचभोग वाली स्वीट्स देख रहे हैं ना, बाजार समिति गेट पे, तो यहाँ पे मैं रहता था पीछे, तो यहाँ से मुझे पढ़ाने के लिए वहां जाना होता था, बाइक थी मेरे पास, और बारिश तो अब तो धीरे धीरे शिफ्ट कर गया, पहले बारिश होती थी, ज्यादा होती थी, रोड नहीं थी, मुसल्लपुर हाट का जो वो नहर है, इस पर पुल नहीं थी, अभी जो आपको 200-200 मीटर पे 3-4 पुल दिखते हैं, एक भी पुल नहीं था, एक ही चीज थी, जो अभी एग्जिस्टिंग सामने वाली जो पुल है, इस ब्रिज के जगह 2 बिजली के पोल गिरे हुए थे, 2 मतलब 2, पैदल जाना है उसी पे से जाना है, और बाइक ले जानी है आपको, तो एक पर बाइक जाइए लेके, और एक से, मतलब समझ रहे हो ना, एक पे बाइक ले जाओ और एक पर, मतलब अर्जुन के कंसंट्रेशन वाली परीक्षा वही होती, और कईयों को देखा है वहां के लोकल लोगों ने, हमने भी देखा है, डूब के उसमें मरते, क्योंकि वो कीचड़ था और वो गहरा काफी है, तो कोई डूब गया अगर, जब तक कोई हेल्प के लिए कुछ करेगा तब तक वो, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग उसमें डेथ हो जाती थी। और जब बारिश शुरू होती थी तो यहां से अब कैसे जाते थे, ये रोड नहीं थी सही से बनी हुई, आगे वाली जो आपकी रोड है ये रोड नहीं थी बनी, तो पानी पूरा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, सुना होगा बायोलॉजी में, सुना है, तो वहां गेट के पास निकल के पैंट मोड़ के वहां नाव पे बैठते थे, और आरसी राम क्लिनिक के पास थोड़ी ऊंची थी यहाँ पे, ये जो राम रतन हॉस्पिटल देख रहे हो ना बगल वाली, मतलब ये आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर वाला ये एरिया हम लोग पार करते थे नाव से, फिर यहाँ उतरा, पुल तक लगभग मोर और लेस कम पानी रहता था, वहां पैदल चले गए, अब उसके बाद पुल के पार करना है तब आप जाइए। और जो इसके अंदर वाला एरिया था भाई साहब, इस गेट के अंदर वाला एरिया, उसका तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उन लोगों की हालत क्या थी, वो लोग तो आदिवासियों वाली जिंदगी जीते थे, बरसात के मौसम, अभी तो रिलेटिवली कम है ना, अभी तो मालूम है कि आपको रोड है ना,
क्योंकि अब तो घर बन गया बहुत सारा और रोड भी ऊंची हुई है, तो पानी वाटर लॉगिंग के बाद भी अब वो थोड़ी रहती। ये पानी देखा हम लोगों ने। ये जो आपके एसबीआई के एटीएम है वहां पे तो नाव मतलब ऐसे चलती थी कि मतलब पैसे दे के नाव चलते थे, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे वैसे पार कर गए। तो इतनी समस्याओं में लोग पढ़ते थे, जानते हो इन सब में हम लोगों ने देखा है। एक फिरजी में टीचर है, हमारे स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री के, भाई वो बख्तियारपुर के साइड से वो आता था क्लास कर, और वो एनएमसीएच के पास उतरता था और वो कभी क्लास मिस नहीं करे। एनएमसीएच के पास उतरे और वहां से क्रॉस करके हर दिन बख्तियारपुर से आना, और फिर उसके बाद इतना पापड़ झेलना। वो 3 बार तो नाव बदलता था बेचारा, 3 बार नाव बदलता था लिटरली। वो रेलवे ट्रैक पार करके एक नाव, दूसरी नाव, फिर बीच में एक जगह होती थी वहां, और तीसरी नाव यहाँ गेट के पास। और तब भी चूंकि बच्चों को मालूम था कि ठीक है, तब भी लापरवाह स्टूडेंट थे, आज भी लापरवाह है, प्रतिशत कम था लापरवाहों का। आजकल लापरवाह लोगों की प्रतिशत बढ़ गई। उसका कारण है कि आपको पता है कि एक सपोर्ट सिस्टम साइड से आप टीचर को 30 सेकंड में आज रिजेक्ट कर लेते हैं। एक लेक्चर आते हैं बच्चे, डिसाइड कर लेते हैं कि इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, एक ही लेक्चर। जिस टीचर ने भाई 20 साल लगा दिया अपने सब्जेक्ट को निखारने में, आप आधे घंटे में डिसाइड कर लेते हैं कि इनसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। सोचो क्या समय आ गया। जबकि अगर आप आए हैं तो कई लोगों से सुन के आए होंगे। वही चीज है ना, जब तक स्ट्रगल इंसान झेलता नहीं है ना, स्ट्रगल का सही मतलब भी नहीं समझ में आता उसे। स्ट्रगल का सही मतलब समझना बहुत जरूरी। और अभी आपके जनरेशन में तो थोड़ी बहुत जो बची है 5 साल बाद वो भी समाप्त हो जाए। क्या है, माँ बाप बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, कहाँ उठाते हैं? हमारे घर में ऐसा नहीं है, हम तो तोड़ देते, मुंह तोड़ देते। मतलब लगता है भाई डिसिप्लिन बनाने के लिए पिटाई लगती है, और आगे लगेगी और बढ़ाऊंगा। पढ़ने के समय में तो जबरदस्त पिटेंगे, कूटेंगे, अदरक की तरह कूट देंगे। मेरी 3 साल की बेटी गोद में उठाते हैं, तुम रटवाते रहते K2 CR2 7 ऑरेंज। स्ट्रगल पढ़ाई में बहुत जरूरी। चलो आओ, जो मैं इसको दिखाता हूं। अगर चीजों को आपने स्ट्रगल से नहीं पढ़ा, देखते हो आजकल को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो सब डिग्री ले लेके बैठा रहता, सुबह सो के उठेगा 100 गाली गांधी जी को। देखो आजकल तुम लोगों में भी ढेर होंगे, मतलब गांधी को भगत सिंह वाले पक्ष के, तो मतलब गजब विचारधारा भाई। पक्ष भी डिसाइड कर लेता हम इसके साइड है। भाई एक दिन के लिए उस जिंदगी को जी के देखो, जिस जिंदगी को उन लोगों ने, जिस जिंदगी से आपको बाहर निकाला। एक दिन के लिए उस लाइफ को जी के देखो, फिर बात करना। किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोलने से पहले, खामियां ढूंढने से पहले उसके समकक्ष तो आ जाओ, उसकी परेशानियां तो थोड़ी बहुत झेल लो, तभी तो समझ में आएगी आजादी क्या चीज है। जिन लोगों ने उस लाइफ को झेला है, उसके समकक्ष एक दिन जी करके कुछ सोच सकते हो, डिसाइड कर पाओगे तब न जी। तो एक दिन तो पहले जी लो वैसी लाइफ। चल देते हो तुरंत उठ के। आजकल देखते हैं मगर कितना लंबा लंबा लेख लिखेगा ना, समझ से पढ़े। वो सिचुएशन क्या है, वो हालात क्या है। तुम्हें 10 सांपों के बीच में बिठा दिया जाए और तुम्हारे पास 1 डंडा रहे, 2 डंडा रहे, अब सांपों को मारना मना है। जो सरकार की नियम है भाई, सरकार के नियम है, क्या करोगे? नहीं मारोगे। उसमें तुम रह रहे हो ना। अब हो सकता है कि ऐसे 10 लोगों को सिचुएशन बना दे, किसी एक के पास ऐसा सिचुएशन हो, उसका सपवे भाग रहा है इधर उधर, उसे मारने की क्या जरूरत? सरकमस्टांसेस, हर एक सिचुएशन, जो सिचुएशन लोगों के अराउंड है ना, वो हर लोगों की तरफ, चारों तरफ बेटा अलग अलग। इसीलिए हम बैठ के जो बड़ा अच्छा लेक्चर दे लेते हैं, ज्ञान दे लेते हैं, ये हमें ये काम नहीं करना चाहिए। सभी की परिस्थितियां अलग है, सभी के पास उपलब्ध रिसोर्सेज, साधन अलग अलग, सभी के डील करने की क्षमता अलग अलग। कोई 2 सिचुएशन कंपेरेबल है ही नहीं, बिल्कुल कंपेरेबल नहीं। चलिए एनीवेज, ये रूल क्या कहता है कि अगर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब उनकी एनर्जी क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एक एक करके जाना है। एक एक करना मतलब वो चारों सीटें आपके लिए, 5 सीटें जितने की डिजेनरेट एनर्जी है, सब उपलब्ध है।
आप ही सोचिए ना, एक बेंच पर अगर 4 पोजीशन बना हुआ, 4 सीटें बनी हुई, आप अगर पहली बार आ रहे हैं, 4 में से किस पे बैठेंगे? चारों ने अवेलेबल है, चारों की एनर्जी सेम है ना, कहीं पर भी बैठोगे ना, इसका मतलब इधर से ही शुरू किया जाए ये जरूरी, चारों की एनर्जी बस क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरा जो आएगा, जिस पर कोई एक जा चुका है उस पे नहीं जाएगा, बाकी 3 या 4 जो बच गए हैं उस पे जाएगा, लेकिन स्पिन क्या होने हैं? सेम। तो अब जरा गौर से देखो, अब तो यहां से क्लियर हो जाएंगी चीजें। पहला वाले में क्या है? 1 2 3 4, सही है, वो तो नॉर्मल है। दूसरा में 1 2 3 4, क्या फर्क पड़ता है? चारों की एनर्जी, पांचों की एनर्जी क्या है? सेम, इसलिए कोई कहीं जा सकता। तो ए भी करेक्ट है, बी भी। लेकिन तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ऑपोजिट स्पिन है, जाना क्या है? पैरेलल स्पिन से, सेम स्पिन से। चौथा फिर करेक्ट है, स्पिन उल्टा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सेम स्पिन। इसीलिए ए करेक्ट हुई, बी करेक्ट हुई, डी भी करेक्ट। ई इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि पेयर होते हुए गई, और एफ भी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि पेयर होते गई। तो फाइनली अपना आंसर क्या आया? ए बी एंड डी, एक ही लोग का सही। क्या आया समझ में? तो पहले तो रूल को कैसे लगाया ये सिखाया, अब चलो हम लोग पढ़ते हैं कि इस रूल की जरूरत क्या है। ठीक है, नेसेसिटी। रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या जरूरत है इस रूल की? अच्छे से देखो, पहली जरूरत है, अगर आप इलेक्ट्रॉन एक एक करके ले जाते हैं तो पहली चीज जो खास बात होती है वो ये होती है कि पेयरिंग रिपल्सन से आप बच रहे। देखो यहाँ एक पेयर रिपल्सन है, यहाँ 2 पेयर रिपल्सन, और अगर आप एक एक करके जा रहे हो तो कोई पेयर रिपल्सन का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्लियर हो गई चीजें? तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखने जा रहे हैं? बोलो। इट मिनिमाइजेज, इट मिनिमाइजेज, ये कम करता है किस चीज को? स्पिन पेयर रिपल्सन। ठीक है, स्पिन पेयरिंग रिपल्सन को ये कम करता है, और जितना रिपल्सिव फोर्सेस हमारा कम होता जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस जितनी कम होगी, एनर्जी उससे क्या होगी? ज्यादा या कम? कम। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से एनर्जी घटती है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ने से एनर्जी बढ़ती। तो एनर्जी अगर कम होगी तो अपनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, जब आप एक एक करके जाते हैं तो इससे क्या होता है? आपके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की फिजिबिलिटी बढ़ती है, आपस में अदला बदली की, और सबसे मेन कॉज यही है रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। जब आप 1 बाय 1 जाते हैं तो आपस में आपकी एनर्जी अलग अलग है, और स्पिन का ओरिएंटेशन अलग है। मैंने ऑर्बिटल ओरिएंटेशन नहीं बोला, स्पिन ओरिएंटेशन सेम है। तो इससे हमारा एक दूसरे के साथ क्या बढ़ता है? एक्सचेंज फिजिबिलिटी। इट मैक्सिमाइजेज एक्सचेंज फिजिबिलिटी। ये एक्सचेंज की फिजिबिलिटी को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता। जितना भी हमारा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपस में क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज्यादा होंगे, इससे अपनी क्या होगी? उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है रूल ऑफ, मतलब एक एक करके लगाने का, 1 बाय 1 लगाने का। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यही है कि एक्सचेंज फिजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छे से देखा जाए, मैं इसको यहां पे समझा भी रहा हूं। मैंने मान लो कि ले लिया कॉन्फ़िगरेशन, लेट कॉन्फ़िगरेशन D5, क्या ले लिया? D5। अगर मैंने इसको हंस रूल से लगाया और लेट इसी को मैंने एंटी हंस रूल पे लगाया, ये हंस रूल है और ये क्या है? एंटी हंस रूल।
एक्सचेंज करना आप समझते हैं? एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ? अदला बदली। जैसे मेरा D4 था, ये है ना, तो एक्सचेंज मतलब ये इससे खुद को बदल रहा है, ये इससे, ये इससे। एक्चुअली ये डीलोकलाइजेशन को बढ़ाता है। ये जो एक्सचेंज आप कर रहे हैं इससे क्या बढ़ता है? डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। डीलोकलाइजेशन एक्सटेंट बढ़ रहा। आपको मन नहीं लगता तो आप अपने कमरे से निकल के स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप अगर कमरे में बैठे रहेंगे, मन नहीं लग रहा, तो आप उल्टी पुल्टा कुछ सोचने लगेंगे, कुछ हरकत करेंगे, हमारी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय होगी। टाइम वेस्ट करने के लिए मूवी देखने लगेंगे, हो सकता है हम कोई सिनेमा देखने निकल गए, बाहर चले गए, तो हम अपने आप को क्या करते हैं कि नहीं भाई टाइम वेस्ट होगा इससे, तो मैं क्या करूं, थोड़ी देर के लिए चलो बगल वाले रूम में चले जाते। समझ में आया? अब जितने उस फ्लोर पर रूम्स ज्यादा हैं, आपके दोस्त जितने ज्यादा हैं, तो आपके स्टेबिलिटी के चांसेस सबके साथ हैं। तो आप उसमें अब कभी यहां गए, वहां गए, किसी दिन उधर चले गए, किसी दिन इधर चले गए, ठीक है। और जितना कम रहेगा उतना ये डीलोकलाइजेशन आपका ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी ज्यादा होती। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितने के घर में जा सकता है? 3। लेकिन उसी घर में जाएगा जहां की एनर्जी सेम है। आप दिल लगाने के लिए, सॉरी मन लगाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्डिंग से निकले और सामने वाले के फ्लैट में, बिल्डिंग में चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। वो मन लगाने की जगह दिल लगाने के केस में होता है। तो आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। तो आपने बेटा ये 3 से किया, तो आपके सामने D5 का मैंने 2 पार्ट लिखा, दोनों में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपको काउंट करना। अच्छे से सोच लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। क्या आया? फर्स्ट का 4, 10, 10, 10, ऊपर का 10, कितने लोग को आया ऊपर का? गुड। ऊपर का 10 और नीचे का 4। चलो देखता हूं ध्यान से। ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को 4 से बदला। मान लो इसका नाम हमने E1 दिया, तो E1 ने अपने आप को बदला E2, E3, E4, E5 से। बोलो, अब जब E1 E2 से बदल रहा है तो E2 भी E1 से बदल रहा, और E1 E3 से बदल रहा है तो E3 भी E1 से बदल रहा। कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों चला गया? नहीं, फिर तो पेयरिंग रिपल्सन हो जाएगा, हंस रूल टूट जाएगी। हंस रूल यही तो है, पेयरिंग रिपल्सन को मेंटेन करना। तो अब E2 कहां कहां जा सकता है? E1 में तो जा चुका है, तो E3, E4, समझे? अब E3 कहां कहां जा सकता है? तो E3 तो E1 में जा चुका है, और E3 E2 में भी जा चुका है, तो कहां कहां? E4, E5। बोलो, और E4 कहां कहां जा सकता है? सिर्फ E5। मतलब पहले का 4, तो फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए? 10। सही आया था। अब यहां पर देखो, पहले वाले 2 से और दूसरा वाला 1 से, तो 3 हुआ। एक उल्टा वाला उल्टे से ना, क्योंकि क्या बोला? सेम स्पिन, इसीलिए नीचे क्या हो जाएगा? 3 + 1, 4x। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल में भी लिख सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा? फैक्टोरियल n इंटू n माइनस NC2 ना। हाँ, अगर एक सीक्वेंस में बात करूं तो NC2 हम लोग लिख सकते हैं, या टोटल काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये समझ में आया कि अगर हंस रूल से मैं करूं तो इतने ज्यादा एक्सचेंजेस है, अगर एंटी हंस रूल से करूं तो ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ने से स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन की क्या होगी? तो रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब हंस रूल ये कहता है
कि अगर आप 1 by 1 फॉलो करके जाते हो तो दो फायदा है, एक पेयरिंग रिपल्सन के चांसेस घटेंगे और दूसरा आपस के एक्सचेंजेस के चांसेस बढ़ेंगे, और एक्सचेंज बड़ा फैक्टर, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब सवाल उठता है कि एक्सचेंज कब बढ़ेगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या कम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या कम, ज्यादा, और वो भी सेम स्पिन से कि ऑपोजिट स्पिन से, सेम स्पिन से। तो इसी को रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोला कि स्पिन मल्टीप्लाई हो, हाफ 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 हाफ। तो एक टर्म क्या बना दिया इसी को मैथमेटिकली, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को ही कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए नाम है रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लाई हो गया ना, अगर सेम स्पिन जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ 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 हाफ, इस तरह से जाएगा। तो आप इस तरह से क्या बोलेंगे, 10 स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के ना, और इसी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को मैंने क्या बोल दिया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। ठीक है, एक ही चीज हो गई ना दोनों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। अब मैं एक बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख दे रहा हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी दो तरीके से डिफाइन होता है, और ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। एक 2 इंटू सिग्मा एस प्लस हाफ, और दूसरा सिग्मा एस, यहां भी मॉड है वहां भी मॉड है। अब कभी कभी होना ये चाहिए, सही है ये है, लेकिन कई बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी को पूछने वाले लोग सिग्मा एस का मॉड मतलब समेशन वो करके सिर्फ पूछ लेते हैं। एक्चुअली ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए। तो कई बार आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ये करके पूछा जाएगा, कई बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो पूछा जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मान लो D4 लगाया, तो D4 में सिग्मा एस का क्या आ गया, 2 हाफ 4 बार। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बनाऊं सिग्मा एस प्लस हाफ और इंटू 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 5 आ गया ना, बोलो, अरे हुआ ना। तो एक्चुअली जो इस तरीके से निकलता है इसका एक नाम और होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। सिग्मा एस प्लस हाफ इंटू क्या 2 इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको कि क्या बनाने के लिए मुझे बोला जा रहा है, वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि ये वाला बोलना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, वो वाली बोलनी ये चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कई बार दिखने को मिलता है कि इसी का ऑप्शन डाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जैसे लाइक मान लो कि अगर आपका P1 है, P1 कॉन्फ़िगरेशन, तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कितनी होगी, दिमाग लगाओ। तो P1 हाफ ना, तो हाफ प्लस 1 हाफ 1 1 इंटू 2 तो कितना आ गया 2। इसीलिए आप ऐसी चीजों को बोलते हैं डुप्लेट, डिप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, सुने हो। अच्छा, अगर मान लो P2 है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कितनी हो गई, 2 बार हाफ तो 1 प्लस हाफ 3/2 इंटू 2 3। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हो, ट्रिपलेट। क्या आया समझ में। मान लो P6 है, अब बोलो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कितनी है P6, तो सिग्मा एस 0। अरे P6 है तो सब पेयर्ड है ना, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 0 0 सारा 0, तो 0 प्लस हाफ हाफ इंटू 2 कितना आ गया 1। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलते हो, सिंगलेट। नहीं समझ में आया। अगर मान लो P1 है तो P1 में सिग्मा एस क्या आएगा 1 1 कैसे आएगा, हाफ हाफ ना, तो हाफ प्लस हाफ 1 1 इंटू 2 कितना आ गया 2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ही हम दूसरे नाम से किससे पुकार रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 2 हो गया तो नाम दे दिया डिप्लेट, 1 हो गया तो नाम दे दिया सिंगलेट, 3 हो गया तो नाम दे दिया ट्रिपलेट। ठीक है,
तो अब देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बड़ा सिंपल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा। गौर किया? एक तो आपने सिग्मा एस प्लस हाफ इंटू क्या लिख दिया, 2, या नहीं तो क्या बोल दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। 6 वाला बता दे रहा हूं एक बार। P6 देखो, इसमें अनपेयर्ड है क्या, तो अनपेयर्ड नहीं है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 0 0, तो फॉर्मूले पर डालोगे तो 0 प्लस हाफ, हाफ इंटू 2, 1 आया। हमने दूसरा तरीका क्या बोला, अनपेयर्ड देखो जितना है उससे एक ज्यादा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देख लो है या नहीं है। तो अनपेयर्ड यहां कितना था, 0, इसीलिए मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 1। अनपेयर्ड 1, मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 2। अनपेयर्ड 2, मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 3। समझ में आया? इसको कार्बिन पे भी लगा सकते हो, याद करो ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो। इसको क्या बोलोगे, सिंगलेट ड्यूप्लेट ट्रिपलेट क्या बोलते हो? एक अनपेयर्ड, तो बोलो क्या बोलोगे, एक अनपेयर्ड, तो एक अनपेयर्ड प्लस 1 2, क्या बोलोगे, ड्यूप्लेट हो। कार्बिन का ये फॉर्म देखिए, इसको आप कौन सा फॉर्म बोलते हो, क्या बोलोगे, ट्रिपलेट? अरे बोलोगे, अच्छा ये वाला फॉर्म देखो जिसमें दोनों पेयर्ड है, क्या बोलोगे, ये सिंगलेट। क्या आया समझ में? तो इसको सिंगलेट कार्बिन, ड्यूप्लेट कार्बिन, कभी कभी इस तरीके से टर्म इस्तेमाल होता है, ट्रिपलेट कार्बिन। तो आपको यहां से समझ जाना, क्या क्लियर हुआ? तो ये बस ये समझाने का एक पॉइंट है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिग्मा एस का मॉड वो भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं, है क्या, 2 इंटू सिग्मा एस प्लस हाफ, ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी बोलते हैं। लेकिन पॉइंट है कि कई बार चूंकि इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा एस की, इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी लोग इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं, स्पिन का मल्टीप्लाई होना इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि क्या है। तो D4 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑप्शन में अगर 0 1 2 3 4 है, D4 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 1 2 3 4 D4 के लिए, तो मुझे दो ही ऑप्शन होगा, या तो हाफ करके 4 बार लगाऊं तो 2, या नहीं तो 5। तो 5 ऑप्शन में मैंने बोला नहीं, तो क्या लगा देंगे, 2। लेकिन अगर मैंने ऑप्शन में दे दिया 3 4 5 6, तो क्या लगाना पड़ेगा, D4 के लिए 5 लगानी पड़ेगी, तो वो ऑप्शन क्लियर रहेगा। तो इसका मतलब 5 दिया, आपको 5 लगानी, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो, नहीं कितने के साथ एक्सचेंज करेगा वो नहीं हुआ, बस एक मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, सिंगलेट डुप्लेट ये टर्म लिखने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म बना दिया, बहुत यूज का नहीं। बाकी तो स्टेबिलिटी हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, इससे डील होगी। ये पेज बस एक टर्म को डील करता है और इसका कोई काम नहीं। तो ये रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझ में आया, क्यों टर्म में नाम पड़ा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। अब जैसे ओबाउज प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिए, का वॉलेशन हमने सीखा, वॉलेशन मतलब टूटना, कि कई बार आप n+l से जो एनर्जी का ऑर्डर सोचते हो वो ऑर्डर नहीं होता है, और क्लोज ऑर्बिटल एनर्जी के कारण छोटी छोटी परेशानियों से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने आप को ट्रांजिट करके किसी और जगह पे रखे होता है। एक्चुअली ये ट्रांजिशन होता नहीं है, ऑलरेडी वहीं पे उस एटम को तो पता ही नहीं है कि कुछ सालों बाद, कईयों साल बाद कोई आएगा और एक ऐसा रूल बना देगा, वो तो बेचारा वहां बैठा हुआ, हम लोगों ने रूल बनाया। मतलब ओबाउज प्रिंसिपल हमेशा फॉलो हो सकता है कि वॉलेट हो सकता, वॉलेट हो सकता नहीं, क्या हंस रूल कभी वॉलेट हो सकता है या नहीं? पॉलीज नहीं, ध्यान दे, हंस रूल, हंस रूल इज व्हाट, पॉलीज रूल इज व्हाट, पहले डिफरेंशिएट करना सीखो। पॉलीज रूल है एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट हो। हंस रूल क्या है, एक कई डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को हंस रूल डील करता है, एक को डील नहीं करता। क्या यदि आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे तो चांसेस हो जाते हैं तब ऑर्बिटल्स की स्प्लिट करने के, तो उस समय में हंस रूल वॉलेट हो सकता है।
लेकिन वो केस अलग है, वो केस ही अलग है, बिल्कुल अलग है। हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते, हम लोग सामान्य केस पर अभी बात कर, ठीक है, उसको अभी नहीं लेंगे। तो क्या पॉइंट बोला हमने, हंस रूल क्या कभी वॉलेट हो सकता है कि नहीं? ये कभी वॉलेट नहीं हो सकता, इस रूल की खासियत। मतलब इनमें से किस कॉन्फ़िगरेशन में किसी एलिमेंट में ग्राउंड स्टेट में हंस रूल टूटा होगा तो कभी नहीं टूटा होगा। हाँ, 4 कॉन्फ़िगरेशन में किसमें हंस रूल टूट रहा है ये जरूर हो सकता है, जैसे ये दिखाया ना जी, हंस रूल, एंटी हंस रूल। लेकिन कोई जेन्युइन एटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें हंस रूल कभी भी ब्रेक नहीं हुआ हो, ये तय। तो चलो मैं ये भी लिख दे रहा हूं यहां पर, हंस रूल नेवर गेट्स वॉलेटेड, कभी भी ये नहीं टूटेगा। ऑबाउज प्रिंसिपल, कुड बी वॉलेटेड, सही है। अच्छा, पॉलीज का बताओ, उसको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो पढ़ा हुआ। पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बोलो। कभी नहीं टूटेगा। वो टूटेगा मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या कर दे, सेम। तो ये भी क्या कर दोगे, नेवर गेट्स वॉलेटेड। क्या आपको आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन में करके दिखाता हूं, किस रूल की, किस रूल की, हंस रूल की। हंस रूल से क्या फायदा, एप्लीकेशंस। देखिए, एक टाइप का स्पिन, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, टाइनी मैग्नेट्स की तरह ये बिहेव करेगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को स्पिन एक्सचेंज करेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि उनके मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल हो, बस यही वहां पर, और कुछ नहीं। अगर ऑपोजिट हो गया तब वो एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस केस में पैरेलल एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा। तो फील्ड जब क्रॉस करेगा, अगर एक दूसरे को फील्ड क्रॉस कर गया तो एक्सचेंज कैसे हो सकता, तब तो फिर रिपल्सन की कहानी बनने लगेगी ना। चल, एप्लीकेशन इन हंस रूल, क्रोमियम 6b ग्रुप को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो क्रोमियम 24 से पहले लिया जाए। क्रोमियम में आप क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, 4s2 3d4, बोलो। ऐसा ओबाउज रूल से होना चाहिए, लेकिन अब यहां पर कहानी क्या है, पहली कहानी तो यह है कि एनर्जी 4s और 3d की क्या है, क्लोज। दूसरी कहानी है कि यहां पर पेयरिंग में क्या है, रिपल्सन। नहीं जी, यहां पेयरिंग में क्या है, रिपल्सन। यदि एनर्जी क्लोज हो तो छोटे छोटी चीजों को बचने के लिए अपना ट्रांजिशन वो एक्सेप्टेबल है। और यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं, 10। डी में देखोगे ना, 6 ना, अरे 6 ना, 3 2 5 1 6, ऐसे तो सिखाया अभी, तो 6, ठीक है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना एस से कहां पे रखना पसंद करता है, एस की जगह, क्या ये गया है या वही है, हाँ, हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन किस स्टेट में, कौन से कॉन्फ़िगरेशन बन गई, 4s और 3d। अब क्या क्या फायदे हो गए, पहला फायदा, अब एब्सेंस ऑफ स्पिन पेयर रिपल्सन, बोलो। पहला फायदा तो बेटा ये आ गया कि स्पिन पेयर की रिपल्सन समाप्त हो गई। तो रिपल्सन कम होने से अभी हमने पढ़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
अब दूसरा फायदा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए हंस रूल की वजह से ना, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए 10। इस तरह से ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल हो गया एंड यही मेरी इसी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई मिनिमम, और यही मेरा कौन सा स्टेट हो गया, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये मतलब बेसिकली आपसे यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन इसके जगह पर ये रहेगा, नहीं इसके जगह पर वो क्यों, तो 4 ऑप्शन देगा, तो जल्दबाजी में लोग देख लेते हैं कि एक ऑप्शन क्या मुझे मिल जाए हाफ फील्ड, लेकिन 2 ऑप्शन मिलने चाहिए। अगर एक्सचेंज मिल रहा है वो सबसे अच्छा है, और स्पिन पेयर रिपल्सन मिल वाला बोथ करके मिल रहा वो भी अच्छा, वो और अच्छा। 2 फायदे हैं ना वहां पे। एक्सचेंज को प्रेफर करेंगे डेफिनेटली, एक्सचेंज बड़ा फैक्टर हो गया। हाँ, और हाफ फील्ड सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता, और एक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होता स्टेबल होता। यदि हाफ फील्ड हुआ तो वो एक सिमेट्रिसिटी को अटेन कर रहा है, तो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगा स्टेबल होगा। तो चलिए अब अगर बी नंबर में क्रोमियम की जगह मॉल्बेडेनम लिया जाए, फिर से होना क्या चाहिए 5s2 4d4, लेकिन ये क्यों इस कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि एनर्जी 5s से 4d की काफी क्या है बहुत ज्यादा क्लोज है, बोलो। और फिर वही 2 फायदे लेने के लिए ये भी किस में कन्वर्ट कर जाएगा 5s1 और 4d, यही मेरा कौन सा स्टेट हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। किसी को दिक्कत है, मॉल्बेडिनम क्या आपको याद है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, था ना। नेक्स्ट, अगर मैंने अब लिया इसी के ग्रुप की टंगस्टन 74, कॉन्फ़िगरेशन क्या है ज़ेनॉन 6s2 4f14 5d, बोलो ये लिया। इस बार अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये 6s2 4f14 और 5d किस में चला गया 5 में 1, ये इस बार नहीं, कारण हाँ 4f ने डिस्टर्ब किया है इन दोनों के गैप। इस बार लकीली ये एक्सेसिव क्लोज में नहीं, ना ही एटॉमिक नंबर के रेंज से, ठीक है, और ना ही ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 6s 5d के बीच में 4f, तो इस बार ये एनर्जी गैप, हालांकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये फेवर नहीं कर रहा, डज नॉट फेवर किस चीज को, द 6s 5d स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, ये अपने आप ट्रांजिट करके वहां पे चले जाए, इस ट्रांजिशन को वो फेवर नहीं कर रहा, इसलिए टंगस्टन की यही कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई है ग्राउंड स्टेट। जी हाँ, वो अलग बात है, मैंने बोला वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कि आप वैसा लिखा करें, क्योंकि आपको एनर्जी का ऑर्डर पता है या नहीं है, नहीं, ठीक है। तो 6s2 और 5d4 गैप ऐसा नहीं है कि अभी भी ज्यादा है, गैप ज्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ये फेवर नहीं कर रहा, मतलब उस एटम का अपना केस है जहां पर गैप इतना भी कम नहीं है शायद उसके लिए कि वो पेयरिंग रिपल्सन से बचने के लिए ऐसा काम कर ले, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाए, अगर मैं मतलब यही इसका ग्राउंड स्टेट रह गया, इसी के ग्रुप का मैं टंगस्टन के नीचे सीबोर्गियम ले 106, अब वहां जेनॉन की जगह रेडॉन आ जाएगी 7s2 5f14 और 6d4, बोलो क्या ये इसमें जाएगा या नहीं, 7s1 5f14
65। दिमाग लगाओ, क्या ये इसमें जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा जी? नहीं जाएगा। अरे यहां नहीं गया भाई F14 के बीच में, तो यहां भी F14 है बीच में, इसलिए यहां भी हमारा यही ग्राउंड स्टेट रह जाए। क्या छोटू? अगर आप भेजते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ग्राउंड में नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप 7s165 लिखते हैं इसका, तो वो इसकी कौन सी स्टेट हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट। देना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, कंपेयर अगर करते हैं, थियोरेटिकल कंपेयर करते हैं तो कम। हाँ ठीक है, सही है। वहां एक बात बता रहा हूं, अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं, और आप ये समझिए एग्जाम क्या होता, कैसे एग्जाम में पूछा जाता। हमने क्या बोला, 6-7 सालों से ये पैटर्न बनाया है कि कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी पूछ ले रहा, ठीक है। तो इन 6-7 सालों में 3-4 बार, 2020 से 2025 के बीच में 3-4 बार ऐसे पेपर में आए हैं, नीट में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, एटॉमिक नंबर 106 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। पहले क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, ये 6-7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो टीचर कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे 36 के बाद 37वें पे ना पहुंचते थे सामान्य लोग, क्योंकि 41 से लेके उधर वाले में बैंड बजा हुआ है। अब टीचर से बच्चा पूछ देगा कि सर क्यों, तो भाई उसके लिए खुद भी आना चाहिए और डिटेल में बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई जाता ही नहीं था, कॉन्फ़िगरेशन भयंकर इरेगुलर है। इधर 7-8 सालों में क्या हो गया, 6-7 सालों में कुछ भी पूछ दे रहा, लेंथेनाइड्स पूछ दे, एक्टिनाइड्स पूछ दे, जो मन में आया सब पूछ रहा। जेई में थोड़ा बहुत लेंथेनाइड्स पूछता भी था, बट एटॉमिक नंबर फिक्स था, 63, 64, 70, 71, वही 4 पूछता था बेचारा, और एक 62 जो थोड़ा इजी रहता था। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत सबसे पहले आईआईटी ने की थी। कब की थी? ये आईआईटी का 106 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1994 में। आप लोग लॉन्च नहीं हुए थे, हा? और आपको लॉन्च करने के बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं गया था। 1994 में ये पहली बार सीबोर्गियम का पूछा था। अब मुद्दे की बात यह है, उस समय जितने भी क्वेश्चन बैंक आए 94 के, मतलब 2000, जब हम लोग अपने ग्रेजुएशन वगैरह के फेजेस में थे, तो हमारे सामने में बड़ा कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था कि 106 का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, नहीं आया समझ में। आईआईटी में आया हुआ है, अब हम लोग पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है, तो हम लोगों के पास अर्ली डेज में बड़ा कंफ्यूजन था। कुछ किताबों में क्या लिख रहा है D4, कुछ किताबों में क्या लिख रहा है D5, खूब कंफ्यूजन। गूगल था नहीं, चीजें इतनी अवेलेबल आसानी से थी नहीं, इंटरनेट ही नहीं था, तो गूगल क्या घंटा रहेगा भाई। तो ये 2000 वाला जो 2002, 3, 4 वाला जो फेज है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फेज था। मतलब इतना स्ट्रगल था किसी चीज को सीखने के लिए। सबसे ज्यादा यही समस्या थी कि इंडियन ऑथर पे लोग ज्यादा ट्रस्ट कर लेते थे, और इंडियन ऑथर में कोई कुछ लिख रहा, कोई कुछ लिख रहा। फॉरेन ऑथर की किताबों में इतनी आसानी से हर कुछ मिलती नहीं थी, और जेडली पढ़ने की सबकी औकात नहीं थी। जाने भी बच्चा तब ना जेडली किताब। ये बड़ा कंफ्यूजन होता था, खूब ज्यादा कंफ्यूजन होता था। तो मुझे याद अच्छे से, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2004 के अराउंड, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन D4 लिखता था, और लोग दोस्त मित्र हमारे D5 लिखते थे, हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा। और जो उस समय की बहुत पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसमें D5 यूज कर लिया था। उसके बाद जब एनसीईआरटी का 4 वॉल्यूम से हट के 2 वॉल्यूम, मतलब पहले था ज्यादा एनसीईआरटी थे वॉल्यूम में, वॉल्यूम अब कम हो गई, सीधे आधे हो गई समझो। तो अब उसके बाद वाली जो एनसीईआरटी आ गई, तो उसमें क्या किया गया, फिर D4 पर स्विच किया गया। आईआईटी का 94 का एक क्वेश्चन, सोचो कई साल बाद, कितने साल बाद, तो मोर देन 22-25 साल बाद अपीयर हुआ दोबारा जेई मेन में, फिर अपीयर हुआ नीट में, फिर मेंस उसको पूछ रहा है। और फिर पैटर्न ऐसा बना
अब अवेलेबल चीजें इतनी हो गई आसानी से कि अब सारे कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं आपसे। तो कंपटीशन का लेवल घटा नहीं है, लेकिन कंपटीशन का लेवल घटा है। दोनों बातें सही है। कंपटीशन का लेवल घटा है। क्यों बोला हमने घटा है? नहीं, हाँ, क्योंकि अब चीजों की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो चीजें आसानी से मिल जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेट के कारण एवरेज स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे। जो एवरेज, सब आपको पता भी है कि आईआईटी में एक समय में ऐसी एलिजिबिलिटी थी कि आप सेकंड डिवीजन भी है तब भी आईआईटी दे सकते हैं, मालूम है क्या? हाँ, 60% नहीं, सेकंड डिवीजन है तब भी आईआईटी दे सकते हैं। सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन 60% आपका बोर्ड में नंबर हुआ ना, तो अगर आपका 45% भी है तब भी आप आईआईटी दे सकते हैं। उसे अपने इंट्रेंस पर भरोसा था, मेरा पेपर इतना टफ है कि हर कोई इसको क्रैक ही नहीं कर सकता। तो फिर इसे 2005 से फिल्टर किया गया, 2006 ऑनवर्ड्स इसको फिल्टर किया गया। 6 में लागू नहीं हो पाया था, 7 से, 6 में एक अटेम्प्ट छोड़ दिया था, एग्जाम कर दिया था, 7 से ये लागू हो गई, जो अभी पद्धति आपकी चल रही। तो समझिए आईआईटी का पेपर, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक बना, और लॉजिक सही भी एक हद तक, क्योंकि लोग पहले 8-8, 10-10 अटेम्प्ट आईआईटी की दे रहे, और मेरा भी आईआईटी में सिलेक्शन, मेरा भी आईआईटी में सिलेक्शन इस चक्कर में क्या कर रहा है, ड्रॉप पर ड्रॉप, ड्रॉप पर ड्रॉप, ड्रॉप पर ड्रॉप ले रहा। तो इसमें कुछ फायदा था क्या? जो अभी कुकुर मुत्ते की तरह हर कोई उठ के पढ़ा लेता है, वैसे नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि बैच में ड्रॉपर जब बैठते थे 4 बार पढ़ा हुआ तो टीचर का पैंट उतार सकता था। इतना आसान थोड़ी होता था कि अभी कूद कूद के जुल्फे लहराता हुए घुमाते हुए आए, बेबी आया समझ में। तो इतना आसान नहीं थी टीचिंग पहले, क्योंकि ड्रॉपर्स बहुत ज्यादा थे संख्या में, मेजॉरिटी में ड्रॉपर ही थे। भाई हम किस समय के आपको मालूम नहीं है, मुझे आईआईटी पता भी नहीं था 11th में पता नहीं था, 11th के दौरान आईआईटी पता नहीं था, 12th में जाके आईआईटी समझ में आई चीज। मतलब टीचर्स बैच में नाम नहीं लेते थे। तो अब चीजों को समझिए कि कंपटीशन हो जाना चाहिए बहुत आसान, लेकिन कंपटीशन अब इजी क्यों नहीं है? क्योंकि जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो तो पूछे जा ही रहे हैं अभी भी सर्कुलेट करके। अब दायरा बढ़ भी तो रहा है। जब कोई सिंसियर स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन बैंक पलटेगा, तो कोई सिंसियर स्टूडेंट ऐसा करेगा क्या कि 10 साल का क्वेश्चन पलट लो? वो तो जान रहा है ओल्ड इज गोल्ड। 80 का क्वेश्चन ढूंढेगा, 85 का क्वेश्चन ढूंढेगा, और जो अच्छे टीचर है उसको पता है कि हमारा बच्चा 80 का क्वेश्चन ढूंढेगा, तो चलो मैं निकाल के इसको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, क्योंकि बच्चा कहां से ला पाएगा 80 का क्वेश्चन। तो उसके सामने क्या चैलेंजेस हो गए? 80 का भी बनाओ, 90 का भी बनाओ, 2000 वाली भी बनाओ। तो कंपटीशन टफ भी तो हो गया, उसको ज्यादा पढ़ना, पहले वाले को इतना कहां पढ़ना था भाई, इस हिसाब से देखो तो। लेकिन ये किनको ये पढ़ना है भाई? जिसके अंदर है पढ़ने की इच्छा उसको ना। आम स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का क्या है? उसका तो आसानी से केमिस्ट्री में 40%, 50% नंबर आ जा रहा, वो उसी में खुश है, कुछ मिल गया, मेरा हो गया। क्यों लाना है मुझे 80%, 90% नंबर? लेकिन जिसे निकालना अच्छे से, जिसे पता है अहमियत कि भाई केमिस्ट्री में 90% ले आओ, 80 ले आओ, लाना आसान है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेंज बड़ा होगा तो आपके आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो कंपटीशन का दोनों अपना रूप है। तो कॉन्फ़िगरेशन अब खूब पूछेगा। एक रफली आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हाँ नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले के सेम हो। नीचा मतलब कौन? 7वें पीरियड। 7वें पीरियड के जो एलिमेंट है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी है कि नहीं है, ये अगर समझना हो तो ऊपर का जो 6ठे पीरियड का सेम ग्रुप का है, वो पैटर्न को क्या कर देना, उतार देना। एक जगह पर समस्या है, मैं उसको बात कर लूंगा डैम स्टेडियम में अलग से। तो पहले ये चीज क्लियर हो गई जी। तो क्या मेरा फाइनल यहां से कंक्लूजन निकला 6B ग्रुप का? वो मैं एक जगह लिख देता हूं, बोलो। क्रोमियम में 24 क्या हो गया? 4s1 3d 5। सेकेंड आ जाओ, मॉल्बेडिनम 42 क्या आ गया बेटा? 5s1 4d 5। और टंगस्टन 74 क्या आ गया? 6s2 4f14 और 5d 4। और सिबोर्गियम 106। अनिल हेक्सियम बोलोगे ना, अनिल हेक्सियम। रेडॉन
7s2, 5f14 और 6d। क्या आ गया समझ में? ये सारे कौन से स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट। तो ये हमने दिखाया आपको किसमें? एप्लीकेशंस इन हंस रूल में 6b ग्रुप को। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 1b ग्रुप को। क्वाइनेज मेटल्स बोलते हो ना, या करेंसी मेटल्स? आ जाओ अच्छे से। ठीक से, पहला नंबर अब इसमें दिखाता हूं मैं, कॉपर 29। तो अकॉर्डिंग टू अबाउट रूल क्या आनी चाहिए? आर्गन 4s2 3d 9। बोलो, यही आना चाहिए ना कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d 9। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, आप सभी को पता है। ये किस में कन्वर्ट करके? 4s1 3d 10। क्या मेरा यहां से यहां जाने पे क्या स्पिन पेयर रिपल्सन घटा है कि नहीं? ना, ये फायदा नहीं। एक्सचेंज बढ़ा है या नहीं? बहुत ज्यादा या थोड़ा सा? थोड़ा सा, सॉरी, एक्सचेंज, हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं बढ़ा, क्योंकि 5 और 4 था ही ऑलरेडी। अब 5 और कितना हो गया? 5 हो गया, तो ठीक है, एक्स नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। ठीक है, तो क्या इसी वजह से वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है? बोलो, नहीं, ये जो एक्सचेंज बढ़ा है सिर्फ इसकी वजह से नहीं हुआ। यहां पर एक फैक्टर जरूर काम कर रहा है, जो वहां पे हमने हाफ फील्ड वर्ड यूज किया भी नहीं, वो यहां काम कर रहा है। क्या? अ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो एक फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हालांकि 4s1 को नहीं करना चाहिए टच, ये मोस्ट सिमेट्रिक फॉर्म, और सिमेट्रिसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए, ये वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड एक अलग मुद्दा है, ध्यान से समझिए। फुल फील्ड एक अलग मुद्दा। अगर मैं बोलूं दो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल है, तो मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, भैया हाफ फील्ड से बहुत ज्यादा स्टेबल है फुल फील्ड। ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि हाफ फील्ड बहुत स्टेबल है। क्या बोलोगे हाफ फील्ड को? स्लाइटली स्टेबल। क्लियर हो गया? लेकिन फुल फील्ड को क्या बोलोगे बेटा? हाईली स्टेबल। ऐसे डिफरेंशिएट करो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में काफी अंतर, सिमेट्रिसिटी के कारण ऐसी होती। तो बहुत ज्यादा स्टेबल है फुल फील्ड। यहां पर और एक पॉइंट और अच्छे से समझो, थोड़ा सा एडवांस नजरिया लगा के बता रहा हूं। एक बार जैसे ही फुल फील्ड हुआ, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग एक्सट्रीम हो जाती है। याद आया? याद आया इनऑर्गेनिक का? और पुअरिंग ऑफ शील्डिंग जब एक्सट्रीम हो जाएगी तो उस समय में न्यूक्लियर अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो उसको स्टेबलाइज करने का ये भी एक पॉइंट। फुल फील्ड स्टेट की पुअरिंग ऑफ शील्डिंग D10 में खास करके और F14 में बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो चलो वो भी एक एडिशनल पॉइंट। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि कॉपर के बाद अगर मैं सबको एक साथ लिख ही देता हूं, आप ड्रॉपर के हैं समझ भी जाएंगे, एक ही साथ मान लो लिख दिया। सिल्वर 47, गोल्ड 79, और चलो निचला वाला भी ले लिया 7वां, अनयूनियम ना, सॉरी, हाँ यूनियम आ जाएगा ना जी, 11। बोलो क्या हो जाएगा? 4s1 3d 10। क्या हो जाएगी यहां पे? 5s1 4d 10। आपको लग रहा होगा यहां एनर्जी गैप, तब भी होगा, क्योंकि हमने क्या बोला आपसे, भाई ये हाईली स्टेबल, मतलब एनर्जी बहुत लो हो जाती होगी
गैप को ओवरकम कर लेता हूं, गैप को ओवरकम कर लेता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अब इसे समझनी हो तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका 7s1 5f 14 6d 10। क्या आपको आया समझ में? बोलो। ये सारे कौन स्टेट हैं? ग्राउंड स्टेट। मैं आपको फुल फील्ड की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, जैसे ये दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर यहां तो गैप है, तो ये गैप जो फुल फील्ड हुआ किसकी वजह से हुआ? कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से। जी, ये मेरा इतना ज्यादा फुल फील्ड इतना स्टेबलाइज कर रहा है इस इफेक्ट की वजह से। मैं आपको फुल फील्ड की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए दो चार एग्जांपल अलग से समझा रहा हूं स्टेबिलिटी इन कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पर? ध्यान से, थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी नहीं है, क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनो। तो आप ये जान रहे हैं कि स्टेबल होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी के क्या होना? कम होना। बोलो। जैसे मान लो मैंने ए नंबर में क्वेश्चन ऐसे डाला, ठीक से देखोगे, मैंने ऐसे डाला कि भैया P3 P6 में कौन ज्यादा स्टेबल? P6। क्यों ज्यादा स्टेबल? फुलफिल्ड। मैंने आपसे पूछ दिया D5 D10 में कौन ज्यादा स्टेबल? क्यों ज्यादा स्टेबल? फुलफिल्ड है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा, तैयार रहिए, मैंने आपसे पूछ दिया कि P3 D5 में कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल? नहीं, P3। भैया ऑर्बिटल एनर्जी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब एनर्जी क्या होगी? कम। और एनर्जी कम होने के लिए तो सबसे पहले कौन सी चीज लग जाएगी? ऑर्बिटल एनर्जी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? तो P की एनर्जी D से क्या है? कम। ध्यान रहे, सेल नंबर नहीं लिखा है तो ऑर्बिट नंबर दोनों का क्या समझा जाएगा? सेम। तो आपको ये समझ में आया क्यों P3 की ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई? क्योंकि लो ऑर्बिटल एनर्जी है। क्या क्लियर हुआ छोटू? अरे क्लियर हुआ? चलो अगला। अगर मैंने इस तरह से एग्जांपल आपको दिया P6 और D10, कौन होगी? P6। क्यों होगी जी? क्योंकि फिर से ऑर्बिटल एनर्जी क्या है हमारी? लो है। अब देखो अगले एग्जांपल से आपका क्लियर हो। पहले मैं छोटा छोटा एग्जांपल करवा रहा था, अब मैं देखो अभी समझ में आ जाएगा। P3 D10 कौन होगा? हा? इस बार D10 होगा। यही मैं समझाना चाह रहा था कि देख लो भाई फुल फील्ड का असर क्या होता, जबकि ये ऑर्बिटल एनर्जी के हिसाब से क्या है? लो है। लेकिन ये इसके पास पॉइंट क्या है? एक सिमेट्री पीक पर है, सिमेट्रिसिटी एट पीक, और सेकंड पॉइंट क्या है? एक्सचेंज एट पीक। फुल फील्ड है। इसीलिए हमने बोला कि यहां वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है जहां आपको लग रहा है कि एनर्जी क्या नहीं कर पा रहा, कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है गैप को, तो ये बड़ा आराम से बीट कर देगा गैप को। कौन? फुल फील्ड अटेन करना। कि आपने देखा कि इतनी आसानी से बीट होता है कि पी की ऑर्बिटल एनर्जी लो होती है और बावजूद उसके D10 की स्टेबिलिटी P3 से क्या है? क्या क्लियर हुआ अच्छे से? चलो एक एग्जांपल और यहां पे दे रहा हूं, आज यहीं पे हम लोग ड्रॉप कर देंगे। 4 कॉन्फ़िगरेशन मैं दे रहा हूं आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, ठीक है? लेट इनर ऑर्बिटल्स हैव बीन ऑक्यूपाइड, कंप्लीटली लिख दिया। ऑक्यूपाइड 4 कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं और उससे पहले का अंदर का सारा भरा हुआ। पहला दिया मैंने 3s2 3p2 1,
दूसरा दिया मैंने 3s1 3p3 2, तीसरा दिया मैंने 4s2 3d4 3, और चौथा दिया मैंने 4s1 3d5। आपको 1 2 3 4 स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा। आज का आखिरी सवाल 2 1 4 3। अपने अपने आंसर बोलो। क्या बोला छोटू आपने? डिक्रीजिंग बोलना। 2 4 3 2 1 4 3 और 1 4 3 2। डिक्रीजिंग बोलना है। वन फोर 2 1 4 3 2 2 4 3 2 4 1 3। बोल बेटा। 2 1 2 1 4 3। चलिए 2 1 4 3 है। 1 2 3 लोग और 2 4 3 1 भी है। 2 4 3 1 2 4 3 1 और 2 4। ठीक, चलो और कोई बोलोगे? 2 1 2 1 4 3। चलो मैं सॉल्व करता हूं, वरना आप लोग बोलते रहेंगे फिर बदलने भी लगेंगे। हाँ, सबसे पहले हाँ n+l। हाँ, सबसे पहले n+l। सबसे पहले तो आप सेल नंबर देख लीजिए ना। सेल नंबर से तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाएगी ना एनर्जी। ऊपर वाले में 3s 3p में इलेक्ट्रॉन और नीचे 4s में चला गया, 4 में चले गए, n+l। तो 2s 3s 3p और 4s 3d, उन दोनों की एनर्जी तो ऐसे ही लो होगी। अरे वो जहां पे एनर्जी में समाप्त हुआ उससे आगे ना शुरू हो रहे हो जी। तो पहले तो 1 2 की एनर्जी ऐसे ही 3 4 से कम होगी। अरे क्लियर हुआ? 1 2 की एनर्जी पहले ऐसे ही 3 4 से कम हो जाएगी।